वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? बहुत बढ़िया। रॉकेट्स, आज की वीडियो में हमको देखने को मिलेगा कैसे कोरिया और चाइना के दो चोरों की गैंग ने मिलकर एक हीरे की चोरी को अंजाम दिया। लेकिन बीच में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है कहानी में, जिसको देखकर आप जानना नहीं चाहोगे कि आखिर क्लाइमेक्स में क्या हुआ। जानना चाहोगे ना? तो चलिए वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में ये नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि ली संग आर्ट गैलरी के मालिक की प्रेमिका है और उनका रिलेशनशिप 4 महीने से चल रहा है। आज येन अपनी माँ च्युइंगम, हाँ दोस्तों, माँ का नाम च्युइंगम है, उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है। दरअसल बात यह है कि येन एक चोर है जिसका यहाँ से एक कीमती आर्टिफैक्ट को चुराने का मस्त प्लान बना हुआ है। और असल में च्युइंगम उसकी माँ नहीं है बल्कि उसी की टीम मेंबर है। च्युइंगम यहाँ कहती है, देखो मुझे आर्टिफैक्ट्स काफी पसंद है तो मुझे कैसे भी करके उसको लेना है। ली संग उससे कहता है कि आप मेरे साथ अंदर चलिए, वहाँ काफी कीमती और अलग अलग आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। ये बोलकर वो च्युइंगम को अंदर लेकर जाता है। इसी दौरान येन वॉशरूम का बहाना बना देती है। अब इसी के साथ हम इस टीम के बाकी और 2 मेंबर्स पॉपी और जैम्पा को देखते हैं, जो कि छत से येन तक रोप को भेज देता है, जो कि उस रोप के सहारे फिर उस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में जाती है और एक डक्ट के अंदर चली जाती है। उधर जिस जगह च्युइंगम को ली संग लेकर गया था उसका गेट एक पासवर्ड से खुलता है, जिसको जब ली संग डाल रहा होता है तो उसी वक्त च्युइंगम एक डिवाइस की मदद से पीछे घूमकर पासवर्ड को क्रैक कर लेती है और उसे उसी डिवाइस में स्टोर करके वहीं छिपा देती है। साथ ही वहां पर जो लेजर होती है इस पर उसने सच में एक च्युइंगम लगा दी है ताकि लेजर ब्लॉक हो जाए। अब यहाँ च्युइंगम तबियत खराब होने का बहाना करके ली संग के साथ बाहर चली आती है। उसके जाते ही जल्दी से डक्ट से येन बाहर निकलती है और वहां रखे डिवाइस की मदद लेकर वो पासवर्ड से दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है और सबसे कीमती आर्टिफैक्ट चुरा लेती है। उसे चोरी करने के बाद येन जल्दी से उस रोप की मदद से वापस अपनी जगह समय पर पहुंच जाती है, पर लेजर वाली जगह पर काफी देर से च्युइंगम लगा होने के कारण अलार्म बज पड़ता है। अब इससे ली संग को शक होता है और वो येन के साथ च्युइंगम को भी चेक करता है कि कहीं दोनों ने कोई चोरी तो नहीं की। हाँ, पर उनमें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वापस आते वक्त येन ने वो आर्टिफैक्ट एक बैग में डाल दिया था और रोप के जरिए उसको पॉपी तक भेज दिया, जो कि उसे लेकर निकल भी चुका होता है। और क्योंकि बैग में कुछ नहीं होता तो येन को भी ली संग से ब्रेकअप करके जाने का पूरा बहाना मिल जाता है और इस तरह इन लोगों ने चोरी को अंजाम दे दिया है, जिसका जश्न सभी पॉपी के गैरेज में इकट्ठा होकर मना रहे होते हैं। उसी वक्त वहां पर ये लोग एक डिटेक्टिव को आते हुए देखकर छिप जाते हैं, सिवाय पॉपी को छोड़कर। तो अब उस डिटेक्टिव का शक था कि आर्टिफैक्ट वाली चोरी में पॉपी का हाथ हो सकता है, पर इसका उनके पास कोई सबूत नहीं होता। इसलिए वो कुछ सवाल करने यहाँ पर चले आए होते हैं, जिसके जाते ही सभी बाहर आते हैं और पॉपी उनसे कहता है कि कोरिया में रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पुलिस की नजर हम पर जरूर रहेगी। इसीलिए अब हम सब चाइना जाएंगे, जहाँ पर पार्क नाम का एक नामी चोर किसी कीमती हीरे को चुराने की प्लानिंग कर रहा है। उसने हमारी टीम को भी अपने काम में साथ देने के लिए बोला है। तो अब हमारा अगला मिशन होगा चाइना में चोरी। बस हमारे 5वें टीम मेंबर की जरूरत है हमें, और दोस्तों वो है पेप्सी, जो कि 4 साल के बाद कुछ वक्त के लिए पेरोल पर जेल से बाहर निकली है। वो असल में दुनिया के किसी भी सेफ को खोलने में बिल्कुल माहिर है। उसे पुलिस ने किसी चोरी के सिलसिले में पकड़ा था। पेप्सी को लेने के लिए येन गई होती है। दरअसल पहले पेप्सी, पोपी और पार्क एक साथ मिलकर इस चोरी के काम को करते थे। साथ ही पेप्सी और पार्क एक दूसरे को चाहते भी थे। ये तीनों साथ में एक दूसरी जगह ढेर सारे सोने की चोरी करने के लिए जाते हैं। जहाँ पर पार्क जब रस्सी के सहारे सोने को लेकर नीचे आ रहा था तब उसकी रस्सी टूट गई और वो नीचे गिर गया। इस चीज को देखकर गलती से पेप्सी सीसीटीवी के सामने आ जाती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि पार्क का क्या हुआ। उसे लग रहा होता है कि पार्क शायद पकड़ा गया है। मगर अगले दिन पॉपी पेप्सी से आकर बताता है कि सारा सोना लेकर पार्क भाग गया है, उसने हम सबको धोखा दिया। पर इस बात पर पेप्सी को विश्वास नहीं होता और वो 2 दिन तक पार्क का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। और इसी गुस्से या दुख में वो पॉपी के बहुत करीब आ जाती है। अब उसका चेहरा सीसीटीवी में आ गया था तो पेप्सी को पुलिस पकड़ लेती है और वो जेल भी चली जाती है। इसका मतलब पार्क भरोसे लायक नहीं था और अब इस चोरी में शामिल होकर पेप्सी और पॉपी उससे बदला लेना चाहते हैं। तो बस फिर क्या था, ये सभी पहुंच जाते हैं हांगकांग, जहां पर इनकी मुलाकात चाइनीज गैंग से होती है, मतलब कि पार्क की गैंग से, जिसमें पार्क के अलावा चैन, जॉनी, एंड्रयू और जूली होते हैं। पार्क का प्लान ये था चाइना के अंडरवर्ल्ड डॉन हॉन्ग की गर्लफ्रेंड टिफनी से एक कीमती डायमंड चुराने का, जिसकी कीमत करीब $20 मिलियन है। यह हीरा इनको एक कसिनो से चुराना होता है, जहां पर टिफनी अगले ही दिन आने वाली है। पर प्लान का सबसे कठिन पार्ट होता है इस हीरे का सौदा वापस से हॉन्ग से करने का, क्योंकि ये हीरा यहाँ पर सिर्फ वही खरीद सकता था, जो कि उसको बहुत प्यारा भी था। पर यहाँ पार्क कहता है कि इस चीज को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम लोगों से मुझे उस हीरे को चुराने के लिए मदद चाहिए और कुछ भी नहीं। पार्क ने सब कुछ पहले से ही तय करके रखा होता है। यहाँ पर उसी वक्त टिफनी की सौतेली बहन आती है, जो कि इन सभी से बताती है उस हीरे को टिफनी अपने कमरे के 2 सेफ में से किसी एक में रखेगी, पर इतना कीमती हीरा वो कसिनो के वॉल्ट में रखेगी, ये इन सभी को पता होता है। इस पर टिफनी की बहन कहती है कि अगर हीरा वहां होगा तो तुम में से कोई भी उसको चुरा नहीं पाएगा, उस जगह की सिक्योरिटी काफी ज्यादा है और टिफनी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता।
यानी कि इस चोरी में टिफनी की बहन पार्क का साथ दे रही होती है। और यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि पार्क के लाइटर में जूली ने एक ट्रांसमीटर लगा दिया है, वो भी चुपके से। असल में जूली एक अंडरकवर एजेंट है जो हॉन्ग को पकड़ने के लिए ही इन लोगों का साथ दे रही है। आगे टिफनी की बहन बताती है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो पुलिस को आने में 10 मिनट का समय लगेगा, इसी दौरान तुम्हें इस चोरी को अंजाम देना होगा। अब इस चोरी में खतरा तो होता है, लेकिन इनकी रकम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सभी चोरी के लिए राजी हो जाते हैं। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं, पॉपी और पेप्सी का कुछ और ही प्लान होता है, मतलब वही प्लान पार्क को धोखा देने वाला। तो वो उस हीरे से मिलते जुलते हुए एक नकली हीरे को बनवाने का ऑर्डर दे देते हैं, ताकि ऐन वक्त पर ये उस हीरे को बदलकर वहां से असली हीरा निकल कर ले जा ले। इस दौरान इनकी ये बातें येन भी सुन रही होती है। अगले दिन सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं, जहां चैन और च्युइंगम एक कपल बनकर कसिनो में दाखिल होते हैं और टिफनी के साथ बाकी सभी लोगों से जान पहचान बढ़ाते हैं। इसी बीच जाम्पा गे बनकर इस कसिनो के मैनेजर से एक बार में मिलता है, जिस दौरान मैनेजर जब जाम्पा को लाइन मार रहा होता है, तभी येन उसके सिक्योरिटी कार्ड का डाटा अपने एक डिवाइस के जरिए कॉपी कर लेती है, ताकि ये लोग वहां पर आराम से घुस पाए। बाकी एंड्रयू कसिनो के स्टाफ, जो कि काफी बुजुर्ग होता है, उसे कुछ पैसे देकर कसिनो तक चैन और बाकी सभी के लिए गन पहुंचाने का काम देता है, जिसके लिए वो बुजुर्ग आदमी मान जाता है। अब पैसे मिलेंगे तो हर कोई मान लेगा। दरअसल यहाँ पर चैन को हॉन्ग का डर होता है और वो एंड्रयू और जॉनी से बताता है कि जब मैं एक बार चोरी करके अपने पार्टनर के साथ हॉन्ग के पास गया था, तब उसने हमारी कीमत पर उस चीज को खरीदने से इनकार कर दिया था। वो तो इतना खतरनाक है कि इतनी सी बात से उसने मेरे पार्टनर को गोली मार दी और मुझे उस चीज के बदले सिर्फ $1000 दिए। तो मुझे इस हीरे से कोई मतलब नहीं है। टिफनी जो पैसों का ब्रीफ केस लेकर आएगी, हम उसी को चुराएंगे। अब चैन का ये प्लान सुनकर एंड्रयू और जॉनी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो बस अब आता है चोरी का दिन। सबसे पहले चैन और च्युइंगम कसिनो में जाते हैं, टिफनी के साथ वहां पर जुआ खेलने लग जाते हैं। उसी दौरान दूसरी तरफ जाम्पा की मदद से येन रस्सी के जरिए टिफनी के कमरे में दाखिल होती है और फिर वो बाहर खड़े पॉपी, पेप्सी और जूली के लिए दरवाजा खोलती है, जिन्होंने वहां पर बैठे हुए गार्ड को बेहोश कर दिया होता है। अब जूली और पेप्सी मिलकर दोनों सेफ को खोलने में लग जाती हैं। उसी दौरान वो बुजुर्ग आदमी एंड्रयू के कहे अनुसार गन्स को कसिनो में पहुंचा देता है। बाकी जॉनी और एंड्रयू ने कंट्रोल रूम में सभी को गन पॉइंट पर ले लिया होता है। अब कंट्रोल रूम से जब कोई संपर्क नहीं हो पाता तो कसिनो स्टाफ पुलिस को कॉल कर देते हैं। उसी के साथ चैन ने भी टिफनी का ब्रीफ केस ले लिया होता है। बाकी इस तरफ दोनों ही सेफ बारी बारी खुलते हैं और उनमें से किसी में भी हीरा नहीं होता, बल्कि हीरा तो कसिनो के वॉल्ट रूम में ही होता है, जिसे उसी बुजुर्ग आदमी ने इन सब चीजों का फायदा उठाकर चुरा लिया होता है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं, पार्क ही था। असल में जिस आदमी को एंड्रयू ने पैसे दिए थे, उसी का रोप रखकर पार्क यहाँ पर दाखिल हुआ था। वो शुरू से जानता था कि हीरा कहाँ पर है और इन लोगों को उसने सिर्फ सभी का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया। टिफनी की जो बहन थी वो भी असल में कोई और ही थी, वो पार्क से मिली हुई थी। उसने जानबूझकर सभी का ध्यान टिफनी के रूम की तरफ रखा। बाकी असल में टिफनी की तो कोई बहन थी ही नहीं, बल्कि इसका नाम तो किम होता है। अब कसिनो को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी पार्क सबको मैसेज करता है कि हीरे को भूलकर अपनी जान बचाओ और तुरंत निकलो। तो बस फिर क्या था, एक कार में चैन और च्युइंगम साथ में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों मारे जाते हैं। बाकी ये इनको पुलिस पकड़ने वाली होती है, लेकिन सही समय पर जाम्पा ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया होता है और इस तरह उसे बचा लेता है। बाकी रही बात एंड्रयू, पॉपी और पेप्सी की, वो लोग भी पकड़े जाते हैं और इन सब के बीच पार्क बड़े आराम से हीरे के साथ इन सबको धोखा देकर निकल जाता है। अब जिस गाड़ी में पुलिस एंड्रयू, पॉपी और पेप्सी को ले जा रहे थे, तभी एंड्रयू उन पुलिस वालों से लड़ने लग जाता है और पुलिस की गाड़ी पानी में चली जाती है, जिस कारण एंड्रयू और पॉपी आजाद होकर आराम से निकल जाते हैं। लेकिन हथकड़ी लगी होने के कारण पेप्सी पानी में डूबने लग जाती है। बाकी पुलिस वाले एंड्रयू और पॉपी के पीछे चले जाते हैं। तभी यहाँ पर पेप्सी को बचाने के लिए पार्क आता है। अब यहाँ हुआ क्या ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि पार्क ने यहाँ पेप्सी की जान बचा ली थी। तो अब सिर्फ एंड्रयू, पॉपी, पेप्सी और ये नहीं बच पाए थे। इनके अलावा पार्क तो भाग ही चुका था। बाकी जूली तो पकड़ी नहीं गई थी, पर इन सभी को लग रहा था कि वो भाग चुकी है। इसके अलावा जो 4 और लोग थे, उनमें से 2 मारे गए और 2 पकड़े गए। बाकी जूली की बात करें तो हम जानते हैं कि वो तो एक अंडरकवर कॉप थी। अब पेप्सी पॉपी से जब मिलती है तो सबसे पहले उसको एक जोरदार मुक्का मारती है, क्योंकि वो उसको छोड़कर भाग रहा था। फिर अब इन्हें पार्क के बारे में पता करना था, तो ये लोग किम को पकड़ लेते हैं, जो इन लोगों से बताती है कि पार्क ने मुझे मेरे पैसे दे दिए थे। बाकी मुझे नहीं पता कि वो क्या करने वाला है, कहाँ गया। बस इतना पता है कि वो कल बुसान के एक होटल में हॉन्ग से मीटिंग करके हीरे का सौदा करेगा। अब इसमें उसकी कोई चाल है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पेप्सी अब किम से कहती है कि तुम उस दिन पार्क से मिलने उसी होटल में जाओगी और तुम्हारी बातें हम सभी लोग माइक के जरिए सुनेंगे। तो बस फिर क्या था, अब पार्क को दिखाते हैं, जो यहाँ मीटिंग के लिए बुसान के उसी होटल में पहुंच जाता है। अब पार्क के पास लाइटर में ट्रांसमीटर था, तो जूली ने भी पूरी फोर्स के साथ उस पर नजर बनाई हुई थी, जिस बारे में पार्क को पता था, पर वो कुछ नहीं करता। वो सबसे पहले किम से मिलता है।
जिस दौरान उसकी बातों को पोपी, पेप्सी, येन और एंड्रयू भी सुन सकते थे। उसी बीच येन और पेप्सी पार्क के कमरे में घुसकर उस हीरे को ढूंढ रही होती है। इसी दौरान किम पार्क से पूछती है कि तुमने पेप्सी को धोखा क्यों दिया। अब पार्क बताता है कि आखिर जब वो सोने वाली चोरी हो रही थी तो हुआ क्या था। पोपी ने सोने के लालच और साथ ही पेप्सी को पाने के लिए रस्सी को काट दिया था और मैं गिरकर घायल हो गया। अब सोना मेरे पास था तो पुलिस की वजह से मैं निकल गया, क्योंकि पोपी पहले से ही पेप्सी के साथ भाग चुका था। उसे लग रहा था कि सोना पेप्सी के पास होगा, लेकिन सोना मेरे पास था और मैं निकल गया। रही बात पेप्सी की, तो पोपी उसे चाहता था, तो इन दोनों कारणों की वजह से ही पोपी ने यह सब कुछ किया। बाकी अब पता चलता है कि जब 3 दिन के बाद पार्क सोने के साथ वापस आया तो उसने देखा कि पोपी और पेप्सी काफी करीब आ चुके हैं, तो वो वापस लौट गया और अगले ही दिन पेप्सी पकड़ी गई। पर जब पार्क ने पेप्सी को डूबने से बचाया तब पेप्सी ने उससे पूछा था कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, 4 साल में एक भी बार जेल में मुझसे मिलने नहीं आए तुम। तो उस दौरान पार्क समझ गया कि पेप्सी इन सबसे अनजान थी, इसलिए उसने पेप्सी से उस वक्त कहा कि तुम्हें वक्त पर सारे जवाब मिल जाएंगे और साथ ही उसको एक चाबी भी दी। तो अब पूरी सच्चाई सामने आने के बाद पेप्सी के पूछने पर पोपी कह देता है कि हाँ, ये सब मैंने ही किया था। यहाँ पेप्सी को हीरा कमरे में दिख गया था जो कि ऊपर झूमर में था, पर इस पल से ही वो इस प्लान से बाहर हो गई थी। वो चुपचाप बाहर निकल जाती है। उधर इसके बाद होटल को जूली की बुलाई फोर्स ने घेर लिया होता है, क्योंकि यहाँ होंग अपने हथियारों से लैस आदमियों के साथ आ चुका था। साथ ही पार्क को भी पता होता है कि किम ने माइक लगाया हुआ है, तो वो उस माइक को निकालकर पोपी से कहता है, मुझे पता है कि तू ये सुन रहा है। और फिर कमरे में होंग और पार्क के पहुंचने से पहले येन को वो हीरा मिल जाता है, जिसे वो पेप्सी के दिए हुए नकली हीरे से बदल देती है। साथ ही वो जल्दी से वहां पर छिप भी जाती है। अब होंग पार्क से पूछता है कि तुमने इस सौदे के लिए ये कमरा ही क्यों चुना। फिर पार्क रिवील करता है, कुछ सालों पहले अंकल चैन के साथ एक और आदमी आपसे इस हीरे का सौदा करने आया था। उस वक्त वहां पर एक और चोर यानी मैं भी मौजूद था। मैं बेड के नीचे छुपा हुआ था। वो डील भी इसी कमरे में हुई थी। आपने चैन के दोस्त को मारकर चैन से हीरा $1000 में ले लिया था, और जिसे तुमने मारा था वो मेरे ही पिता थे। यानी कि ये चोरी असल में पार्क ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए की। वो होंग से कहता है कि इस होटल को चाइना और कोरिया के स्पेशल फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है, तुम्हारा बच पाना अब नामुमकिन है। इतना कहकर पार्क रस्सी के सहारे खिड़की से कूद कर चला जाता है और उस पर होंग के आदमी फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग की आवाज को सुनकर पुलिस भी अंदर आ जाती है। इधर येन किसी तरह पोपी से मिलती है और उसे हीरा दे देती है, जो इस गोलीबारी के बीच होटल से हीरा मिलते ही भागने लगता है, जिसके पीछे एंड्रयू भी था। रास्ते में पोपी का एक एक्सीडेंट हो जाता है और जो हीरा उसने लिया था वो नकली होने के कारण टूट जाता है। ये ने जब पेप्सी और पोपी की हीरा बदलने वाली बात को सुना तो उसने भी एक नकली हीरे का ऑर्डर दे दिया था और वही हीरा उसने पोपी को दे दिया और खुद वो बड़ी चालाकी से एक पुलिस वाले की मदद से असली हीरे के साथ निकल जाती है। और ये सारी चीज येन ने अपने भोले चेहरे का इस्तेमाल करके की थी। फिलहाल पार्क भी होंग के आदमियों को चकमा देकर पुलिस की गाड़ी को लेकर निकल गया होता है और इसके पीछे अभी भी जूली लगी थी। उधर रात के वक्त जब पेप्सी पोपी की बताई जगह पर आती है तो उसको वहां पर एक कार मिलती है। यहाँ उस कार की डिक्की को पेप्सी पार्क की दी हुई चाबी से खोलती है तो उसमें वही सोना होता है जिसकी चोरी पार्क ने उसके साथ मिलकर की थी। उसने आज तक इसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया था, मतलब कि वो आज भी पेप्सी को प्यार करता है। तो उसकी वफादारी के बदले पेप्सी उस हीरे को येन से वापस चुराने का सोचती है। उसे पता चलता है कि हीरे के खरीदार को तलाश करने वो होंग को गई है, पर उसे यहाँ से निकलने से पहले स्टेशन पर जूली पकड़ लेती है, जहाँ पर पार्क भी मौजूद था। अब जैसे जाम्पा ने येन को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले किया था, वही काम पार्क भी करता है। पर तभी वो देखता है कि वहां होंग भी आ चुका है जो कि पार्क को मारना चाहता है। अब ये देखकर पार्क होंग का नाम जोर से चिल्लाता है और इससे पहले कि होंग पार्क को मारता, उल्टे जूली ही होंग को शूट कर देती है और इस चीज का फायदा उठाकर पेप्सी और पार्क आराम से निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में पेप्सी हांगकांग के एक होटल में येन से मिलती है, जिससे वो कहती है मुझे यहाँ एक आदमी मिल गया है जो उस हीरे को अच्छी कीमत दे सकता है। और दोस्तों ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आर्ट गैलरी वाला ली संग होता है, जिसे शुरुआत में येन ने लूटा था। और ली संग को देखते येन तो छिप जाती है। इसी बीच पेप्सी को पार्क का फोन आता है जो उससे बताता है कि मैंने येन के रूम से उस हीरे को चुराकर अपनी आखिरी चोरी को अंजाम दे दिया है और इसी की कीमत के लिए पेप्सी ने ली संग से बात भी कर ली थी। तो यहाँ आखिर में पार्क को उसका प्यार मिल ही जाता है, वो अपना बदला भी ले लेता है और हीरा भी उसका हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये चाइना थ्रिलर मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए अपना, सबसे जरूरी है पता आपको। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।